लास्ट क्लास वाले में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है अद्वै लास्ट क्लास है कोई। उसी से शुरू करते हैं हम लोग। तो आवाज कट गया। हम्म? यस सर। सर बीच में आवाज कट गया आपका। अभी आ रहा है? यस सर। इधर बारिश हो रहा है अभी, तो शायद अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहा तो दिक्कत होगा। ठीक यहाँ है, पे तो ठीक ही है। लास्ट क्लास एक क्वेश्चन भेजा था, तो ट्राई करो, किए थे उसको। है अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही होगा ना वाटर। हाँ तो वाटर है। डेंसिटी 1 हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे आइस है। आइस जब मेल्ट करेगा, ठीक है, तो मेल्ट करेगा तो कितने डिग्री पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर फॉर्म करेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म करेगा? 0 डिग्री पे। और इसका जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेंसिटी होता है टेम्परेचर से इस तरीके का होता है, ठीक है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पे उससे कम होता है। वाटर का जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। यानी कि इस वाला केस क्या हो गया, ध्यान से देखो कि अगर हम ये मेल्ट कर रहा है तो इसका डेंसिटी हम बोल रहे हैं ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है। तो ये केस हो जाएगा रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ 1। लास्ट क्लास से हम लोग करे थे क्वेश्चन कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा रहा तो वहां वाटर से कंपेयर करे थे, यानी कि जो मेल्ट करा था उससे कंपेयर करे थे लिक्विड का। तो यहाँ मेल्ट किया है आइस, तो आइस का डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो जो नया वॉल्यूम फॉर्म करेगा वो पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो क्या होगा, बताओ लेवल। इनिशियल में अगर लिखेंगे तो मास ऑफ आइस जो होगा वो होगा रो ऑफ आइस इनटू वी डिस्प्लेस, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड बोल रहे हैं यहाँ पे हम वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। और न्यू कहेंगे फाइनली, मास ऑफ आइस जो होगा वो रो 1 इंटू वी न्यू कहेंगे। तो इन दोनों में कंपेयर कर लो कौन सा ज्यादा है, वी डिस्प्लेस्ड ज्यादा है या फिर वी न्यू ज्यादा है। मास दोनों का सेम है, एल जो है 1 से ज्यादा है तो डिस्प्लेस्ड ये वाला क्वांटिटी ज्यादा है तो डिस्प्लेस्ड वाला क्वांटिटी कम होगा, नया फॉर्म कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो हम लोग एक क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास कि एक आइस को किसी लिक्विड में पुट कर देते हैं, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है कम है, वही वाला केस यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। बस वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब यही है कि उसका डेंसिटी जो है ज्यादा है, क्योंकि आइस मेल्ट करेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि एक ये वेइंग मशीन है,
ठीक है, इस पे एक बीकर रखा हुआ है, बीकर में ऐसा लिक्विड है, इसका वेट जो रीडिंग आ रहा है W1 है, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड प्लस बीकर। अब अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है, इसका डेंसिटी ρ2 है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो लिक्विड, इसका सॉलिड बोल देते हैं, इसका वेट W2 है। अगर हम इसको इसमें पुट कर दिए, यानी कि इफ इट इज पुट इनटू लिक्विड, देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी, क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्लियर है? सर डी। डी, और किसी का? और कोई ऑप्शंस? डी। 2 बार डी, और सर डी होगा क्योंकि बाइंड फोर्स भी तो लगेगा ऊपर। ठीक है, देखते हैं आखिर जो वेइंग मशीन होता है वो रीड क्या करता है, ये बताओ सबसे पहले। ये अगर वेइंग मशीन है, वेट या फिर नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स को रीड करता है, ठीक है, यानी कि अगर हम जो भी रीडिंग अगर निकालना चाहेंगे तो यानी कि उस पर कितना नॉर्मल लग रहा है वही चीज आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल हमको फाइंड करना है, तो देखो पहले तो W1 नॉर्मल जो भी लगा होगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को उसमें पुट कर देते हैं, यानी कि जब ये इसमें ऐसा आ गया, अब तैर रहा हो या फिर डूब रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लेते हैं कैसा है। तो ये जो है नीचे की तरफ W2 लगाया होगा, इस पे बैलेंसिंग फोर्स लगा होगा। यहाँ पे जब इस पे हम बात करेंगे तो इस पे क्या क्या फोर्स लगा होगा, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो W1 प्लस फोर्स ऑफ बायोन्सी बोलो या फिर W2 बोलो, यही लग रहा होगा। ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो W2 और फोर्स ऑफ बायोन्सी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये लिक्विड है तो इस पे प्रेशर यहाँ तक आया होगा, और इस सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो W2 की वजह से लग रहा होगा, तो W2 प्लस W1 रीड करेगा इसको, ठीक है। बायोन्सी आया, लेकिन बायोन्सी वाटर ने बॉडी पे लगाया, बदले में बॉडी ने वाटर पे भी उतना ही फोर्स लगाया होगा। ये ऑब्जेक्ट डूबे या तैरे, दोनों केस में क्या डी वाले में क्या है कि रेटिंग कम है। कम कैसे होगा बताओ? बोलो। यहाँ पे देखो कि नीचे वाले सरफेस पे जो वेइंग W2 को कुछ अपोज कर रहा होगा बायोन्सी कर रहा है, ठीक है, यानी कि वाटर ने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, न्यूटन के थर्ड लॉ से उस ऑब्जेक्ट ने क्या वाटर पे उतना ही फोर्स लगाया है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो W2 और F की फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या है, सेम ही है, और उतना ही नॉर्मल गया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल होगा W1 प्लस W2। फर्स्ट बार में सबको यही लगता है
कि फोर्स ऑफ बायोन्सी लगा तो उससे कम रीड करा होगा, लेकिन ध्यान दो तो फोर्स ऑफ बायोन्सी जो है वाटर ने बॉडी पे लगाया, तो क्या बॉडी ने ही उतना ही फोर्स वाटर पे नहीं लगाया होगा? फोर्स लगाया होगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। यही जो है वेइंग मशीन है, इस पे कंटेनर रखा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है, इसको एक स्प्रिंग से ऐसा अटैच करके रखें। ठीक है, बोल रहे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी कि डूबेगा। देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगा? ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है। बोलो इसका। Sir, less than W1 plus W2. W1 प्लस W2। Less than W1 plus W2. ठीक है, इसका रीडिंग क्या होगा? आंसर आएगा तो W सब दिए ही नहीं। वही जूम करना था, ये W1 था, इसका W2 था, सेम था। ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाया ही होगा जरूर, तो स्प्रिंग की वजह से जो नॉर्मल फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी जो भी लग रहा होगा, तो W1 अगर तैरता भी तब भी उससे कम ही लग रहा होता। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा? लेस देन W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है थोड़ा सा फोर्स इधर की तरफ लगाया होगा, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, तो उसकी वजह से पानी पे तो कोई असर नहीं हुआ होगा, यानी कि वाटर पे ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाया होगा, स्प्रिंग पे लगाया है। ब्लॉक ने स्प्रिंग पे लगाया होगा, स्प्रिंग ने ब्लॉक पे लगाया, वाटर पे जो फोर्स लगाया होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो W2 से कम बायोन्सी फोर्स लगा होगा, ऐसे भी कम ही था, फिर भी जो वेट है उससे कम ही लगा होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं जो रीडिंग आएगा उससे कम आएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन रहता, ये वेइंग मशीन है, ठीक है, इस पे कंटेनर ऐसा रखा हुआ है, इसमें पानी है, ठीक है, और इसमें एक मछली है। ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, बस फिगर बना दे रहे हैं, इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो और आंसर देते जाओ, क्योंकि हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं पूरा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मछली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मछली दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी मूव कर रहा है, तब रीडिंग बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? मान लेते हैं कि मछली था
ये रेस्ट में है, तब ये रीड जो कर रहा है W कर रहा है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगे, फिश स्टार्ट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस केस में रीडिंग क्या होगा बताओ? W ही रहेगा। सेम रहेगा। W ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड, moves upward with acceleration, मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तब क्या होगा? ग्रेटर देन पानी तो W। बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बोला सर वो पानी के बाहर निकल जाएगा मछली। पानी का हाइट बहुत ऊपर है, ठीक है, घटेगा। ऊपर की तरफ सर जाएगा तो बढ़ेगा। रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगा ना, ग्रेटर देन आएगा, यस सर, पीछे की ओर भी फोर्स रहेगा। क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो ऑफ कोर्स पानी पे फोर्स किधर लगाया होगा? नीचे की नीचे तरफ, की ओर। तो नॉर्मल फोर्स बढ़ा होगा, तो वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही अगर हमसे कहता कि मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन है, तब क्या होता? लेस देन W हो जाता। अगर वो नीचे जा रहा है तो पानी को कैसा वो धक्का दिया होगा? पीछे की तरफ। ठीक है, इसमें खैर मछली है तो उतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो पानी का जो वेट होगा वो उसके सरफेस पे थोड़ा बहुत कम आएगा। जैसे हम ही अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम पानी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो पानी का जो फोर्स है नॉर्मल सरफेस पे उसको हम घटा रहे हैं, तो वेट थोड़ा कम हो जाएगा। इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि कितना लेवल का पानी है, क्या है, वो सारी चीजें आ सकते हैं इसके। सर मूव्स डाउनवर्ड वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो पानी पे फोर्स किधर लगाएगा वो? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। तो जो मान लेते हैं पानी ने जो नॉर्मल फोर्स एकदम स्ट्रेट जो था उसमें, उस केस में जो नॉर्मल फोर्स लगा होगा, अब पानी पे अंदर ही कोई एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो उस केस में जो पानी नॉर्मल फोर्स लगाया होगा सरफेस पे, वो घटा होगा, कम रहा होगा, घटा होगा सर। इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे कि अगर हो सकता है कि ओवरऑल लिया जाए, कैसा लिया जाए, इस केस में सिचुएशंस बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम ओवरऑल पानी को हम सेम माने हैं। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा बोल दे, पार्ट वाइज कर दे कि जो पानी है इतना लेवल पे है, इसके ऊपर लग रहा है, तब बताओ। या फिर फिश है, फिश का जो एक फोर्स बोले कि बहुत नेग्लिजिबल है, तो इस केस में घुमाता है। बाकी ऊपर वाले दोनों केस के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो सेम पास करेगा। तो ऊपर दोनों केस में हम कहीं भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पूरे लिक्विड में ट्रांसफर करेगा, लेकिन जब नीचे की तरफ जा रहा है तो मान लेते हैं कि वो आधे हाइट पे फिश है, तो प्रेशर ऊपर लगाया तो ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर पास किया होगा, नीचे वाले को तो टच भी नहीं करा। ठीक है, तो इस हिसाब से घुमाता है क्वेश्चंस को, तो नीचे वाले में ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्यूरेटली कह क्या रहा है। कल एक क्वेश्चन किए थे, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये वुड है, ठीक है, इस पे एक कॉइन रखा हुआ है, ये कह रहा है कि इफ कॉइन फॉल्स
in water, then level of water level will decrease, क्या होगा? इंक्रीज करेगा, decrease. डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। लास्ट क्लास ऐसे ही देखे थे जो आइस में एक कॉइन था, आइस पिघल गया तो क्या होगा? ठीक है, तो वही सवाल है ये भी। लिक्विड है जिसका डेंसिटी 2 रो है, एक बॉल है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम भी है, डेंसिटी रो है। इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज्यादा है तो तैरेगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ये मिनिमम कितने हाइट तक, मान लेते हैं यहाँ तक आया होगा, तो ये कितने हाइट तक आया होगा, ये हाइट फाइंड करना है। ऊपर ये चीज दे रखा है कैपिटल H, if ball is dropped, find, सर v वॉल्यूम है ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। नहीं, ड्रॉप्ड है, रिलीज्ड है कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, v वॉल्यूम है यहाँ पे। फाइंड डेप्थ, क्या होगा? H. H ही आ रहा है। Yes sir. देखते हैं और किसी का। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे बोलो? जब completely immerse हो जाएगा तब forces identify करेंगे। एक एक करके बोलो। तो जब वाटर तक क्या? पहुंचेगा उसकी एक्सप्रेशन ढूंढेंगे। हाँ, फिर जब नीचे पॉइंट पे आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाँ, फिर मतलब वो v² = v² + 2as से हो जाएगा।
ठीक है, कर सकते हैं। और सर थर्ड इक्वेशन से निकाला जाए मोशन का थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो सरफेस के नीचे जाने के बाद तो फोर्स चेंज हो जा रहा है ना, बाउंसी फोर्स भी आ जा तो रहा उसका है। एक्सेलरेशन कंसीडर कर लेंगे। हाँ, तो 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई मेथड? ठीक है, वो सब पहले पढ़े थे, वो दोनों मेथड सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमको 2 फोर्सेस दिख रहा है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 दिख रहा है, तो हम एक मेथड पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये क्या होगा? तो इसमें फोर्स दिख रहा है, एक तो mg का वर्क होगा, फिर रास्ते में बायोन्सी फोर्स आया है तो वर्क डन बाय बायोन्सी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल भी 0 ही है, तो इसलिए हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रख रहे हैं। वर्क डन बाय mg लिखेंगे तो लिखेंगे mg h प्लस h। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। फोर्स ऑफ बायोन्सी लिखेंगे तो माइनस। फोर्स कितना लग रहा होगा? बायोन्सी फोर्स बताओ। ऑब्जेक्ट है तो रो बिलो वी जी जी लगता है, ऊपर की ओर। तो 2 रो वी जी। ठीक है, ऊपर की ओर तो इसलिए माइनस रख दे, कितने हाइट तक? तो एच हाइट तक इक्वल टू 0 हो गया। कि रो के टर्म में, तो यहाँ पे हम रो के टर्म में m लिख ले रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं रो वी जी एच प्लस रो वी जी स्मॉल एच माइनस 2 रो वी जी स्मॉल एच इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हमको h इक्वल टू h दिख रहा है। ठीक है, अब डेंसिटी और किसी रेशियो में रहता तो और कुछ आता, इस रेशियो में है तो ये है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बोल देता कि ये लिक्विड है, लिक्विड में किसी हाइट h नीचे हम इस बॉल को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, जिसका वॉल्यूम जो है v है, डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है। इसको इस पोजीशन से रिलीज कर दिए। ठीक है, इसको अगर हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये जाके ऊपर सरफेस तक, भागेगा। डेंसिटी इसका कम है, ऊपर भागेगा, ऊपर जाके वो सरफेस तक रुक जाएगा, या सरफेस से ऊपर भी बाहर भी जा सकता है। सरफेस के ऊपर मतलब कि थोड़ा सा उछलेगा फिर गिर जाएगा वापस से। ऊपर भी जा सकता है, जा सकता है। तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? तो बोला जाएगा कि इफ रिलीज्ड एच फाइंड h max from सरफेस लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के सरफेस से कितने हाइट तक जाएगा ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसमें भी वही काम करना है, छोड़ के ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, और कितने हाइट तक जाएगा? मान लेंगे h हाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ऊपर एक लिक्विड है और नीचे दूसरा लिक्विड है, और बीच में एक ऐसा सिलेंडर है। इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 3 रो है, और इसका हाइट l है, इसका डेंसिटी 2 रो है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये x कितना होगा? इफ ऑब्जेक्ट
is in equilibrium, then x is equal to what? So L by 2. by 2 आधा आधा रहेगा, पता नहीं, आंसर नहीं है, देखते हैं। और किसी का? सर एल बाय 2 ही आया। क्या क्यों? सर उसके ऊपर जितना भी नेट फोर्स है, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में तो मतलब कि इक्वल होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना फोर्स लिक्विड, पहला लिक्विड और दूसरा लिक्विड लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, उसका सम होगा उसके मतलब कि वेट के बराबर, उसके बाद इक्वेट कर दिए। ठीक है, नीचे mg लग रहा होगा, यहाँ से हम बोल रहे हैं F1 लग रहा है, और यहाँ पे इधर F2 लग रहा होगा। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू FB1 प्लस FB2, buoyancy force 1 प्लस buoyancy 2, ठीक है वो। तो 2 रो Vg इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी नहीं दे रखा है तो a इंटू एल लिख दे रहे हैं 1 के लिए, तो 1 वाला है रो 1, तो रो भी की जगह क्या यूज करेंगे, तो एरिया तो सेम रहेगा xg प्लस 3 रो a इंटू एल माइनस एक्स, यही होगा। सॉल्व करके जो भी आ जा रहा है, तो रो ए जी कट गया। 2l इक्वल टू x प्लस 3l माइनस 3x, तो यहाँ से आ रहा है 4x टू माइनस एल आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए सर 4x कैसे आया, -2x आना चाहिए ना। x माइनस कहाँ 3x पे? इक्वल्स टू 4x नहीं -2x। सेकंड, आप सेकंड लास्ट लाइन देखिए, 4x लिखे हैं आप, और थर्ड लास्ट लाइन देखिए तो x माइनस 3x है। हाँ ठीक है, एल बाई 2, ठीक है, तो x इक्वल टू एल बाई 2 आ जा रहा है। ठीक है, बॉटम सरफेस पे अगर प्रेशर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो बोलो, अच्छा ये हाइट देना पड़ेगा,
H1 HS ले लेते हैं। क्विक रहे अभी क्या? बस यहाँ पे बोले कि जो ऊपर लिक्विड है उसका और नीचे लिक्विड है वो हाइट HS तक रखा हुआ है। तो दो लिक्विड एवरेज रहती है L/D आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। जो डेंसिटी है वो दोनों लिक्विड का एवरेज x/2 ही होगा। नहीं, पहला तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सेकेंड वाले में प्रेशर कितना लग रहा होगा। अरे जो यहाँ पे प्रेशर GH होगा वही plus 2 प्रेशर होगा। नेट प्रेशर sir rho GH plus 3 rho हाँ। GL/2 H प्लस रो जी L/2 ठीक है, यहाँ पे 2 रो जी हो जाएगा। ठीक है, जो sir 3 लिक्विड है rho वही G यूज करेंगे 3। हाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, जो भी प्रेशर होगा दोनों लेवल पे तो सेम ही होगा। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा दे रखा है, एक क्यूब है, क्यूबिक शेप है, ठीक है, ये सब लिक्विड है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो वेट है 200 ग्राम है, ये जो है क्यूब है, ठीक है, साइड लेंथ नहीं दे रखा है। बोल रहा है कि when mass is removed, Q rises by 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज साइज ऑफ क्यूब। ठीक है, एक क्यूबिक शेप है, उस सर पे एक वेट मास रखा ग्राम हुआ है में दिया तो हुआ है। हाँ ग्राम में है, 200 ग्राम, और ये वाटर है, वेट वाटर का डेंसिटी, हाँ वेट 200 ग्राम दे रखा है, वेट ये यूनिट ग्राम होता है सर। मास है, मास sir इज 1 रिमूव द ग्राम मास। फोर्स कितना होता है सर मास है 1 ग्राम फोर्स जी से मल्टीपल कर लो, जी को क्या बोलते हैं, इस यूनिट रखना पड़ेगा। 1 किलोग्राम फोर्स 0.01 यूज करते हैं न्यूटन। ना हम लोग, जैसे वो नहीं, 1 kgf यूज करते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स, यानी कि 1 किलो पे 9.8 कितना फोर्स न्यूटन लग रहा हो। हाँ मतलब कि अगर हम नहीं, इसको जैसे हम जी जब यूज नहीं करे होते हैं ना तो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही 9.8 न्यूटन को इतना बोल देते हैं, लेकिन जी का वैल्यू हम यूज नहीं करते। जैसे कि 5 केजी पे फोर्स बताना है, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स, तो हम लोग 5g लिखते हैं, तो वही 5g को हम 5 kgf लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको किलोग्राम फोर्स करते हैं, उसी को ग्राम फोर्स कर दिया होगा किलो हटाकर। यहाँ पे वाटर है,
डेंसिटी ऑफ वाटर 1 cc 1 ग्राम पर cc। हो गया। तो रुक जाएंगे। So 10 centimeter. ठीक है। बाकी सब का आया? अभी गिवन सिचुएशन में दिख रहा है, इस केस में मान लेते हैं कि इसका मास जो क्यूब का मास जो है m है। ठीक है, बनाओ। हाँ सर, आ गया 0.01 मीटर। ये सर आ गया। ज्योत्सना तुम्हारा देखो, अभी इक्वेशन में दिख रहा है कि दो मासेस दे रखे हैं, तो इसका mg नीचे, इसका m प्लस m, ठीक है। इसको अगर हम kg में लिखेंगे तो इसको 0.2 kg लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं mg प्लस 0.2 g इक्वल टू रो एल क्यू जी। जब हम उसको हटा दिए होंगे, यानी कि जब मास को हम रिमूव कर दिए होंगे, तो ये ऐसा आ गया होगा, ठीक है। ये ऊपर कितना आ गया है, तो 2 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एल लेंथ था, तो नीचे कितना रह गया, तो एल माइनस 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में सिर्फ इसका मास सेम है, इस केस में लिखेंगे तो एम जी इक्वल टू दिख रहा है रो एल माइनस 2 का क्यूब इंटू जी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन L square सॉल्व into कर L ले। minus 2. अच्छा हाँ, एल स्क्वायर
एल स्क्वायर जी, यानी कि बेस एरिया एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू जी। ठीक है, अब एम जी का वैल्यू वहां पुट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। तो यहाँ से एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रहा है। जी जी कट जाएगा, एम का वैल्यू रख लो। ठीक है, जैसे अगर हमको बोला कि अगर कोई एलओए दिया हुआ है, ठीक है, एलओए मान लेते हैं ब्रास प्लस गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हमसे बोले कि इसमें कौन सा पार्ट कितना है, ठीक है, जैसे कि आर्किमिडीज जो थे इसी चीज को फाइंड करने के लिए परेशान थे। हुआ क्या था कि जो राजा थे उनका क्राउन था, तो क्राउन में वो बोले कि इसमें गोल्ड है, बाकी सब भी मटेरियल है, तो कौन कितना मटेरियल है कैसे पता चलेगा। अब क्राउन था तो उसको मेल्ट करके अलग अलग करके तो हम निकाल पता नहीं कर सकते थे, तो कैसे, यानी कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी एक गिवन ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो चीज से मिलके बना हुआ है, तो अगर हमें इस कितना कितना वॉल्यूम है दोनों का हमको अगर ये पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, प्रोसेस क्या होगा कि इसको लिए फर्स्ट हम इसको वेइंग मशीन पे पुट कर दिए। ठीक है, ये वेइंग मशीन है, इस पे हम इसको पुट कर दिए। तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमको कुछ वेट W1 आएगा, यानी कि जो रीडिंग देगा कुछ W1 वेट देगा। और अगर ये दो ऑब्जेक्ट चीजों से मिलके बना हुआ है तो ये रीड क्या करेगा, तो रो ब्रास फिर उसका जो कुछ वॉल्यूम होगा इंटू जी प्लस रो ऑफ गोल्ड प्लस उसका जो वॉल्यूम होगा इंटू जी, यही होगा, यानी कि ये रीडिंग करेगा। ठीक है, सेकेंड क्या कर सकते हैं इसको कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को वेइंग मशीन पे ही रखें, लेकिन अब यहाँ पे कहीं हम डुबो दिए, पानी में हम रख दिए या फिर किसी लिक्विड में रख दिए, तो इस लिक्विड में जो हमारा वेट आएगा वो W2 रीडिंग देगा, यानी कि रीडिंग जो मिलेगा इस केस में वो W2 मिलेगा। और W2 कितना होगा, तो W1 जो भी रीडिंग हो माइनस जो फोर्स ऑफ बायोन्सी होगा, यानी कि जो भी हम कंटेनर इस सब का हटा के अगर देख रहे हैं तो ये जो रीडिंग आएगा, यानी कि जो W2 इसका सिर्फ इसका हम बात कर रहे हैं, इसका जो रीडिंग आएगा वो कितना है, यानी कि हम इसका वेट मेजर करे होंगे पहले से, यानी कि जो भी कंटेनर पानी था या लिक्विड था उसका हम वेट पहले से मेजर कर रखे, उसके बाद हम इसको जब डुबोए, ठीक है, तो हमको कुछ रीडिंग मिला होगा। बात समझ आ रहा है, यानी कि ये हमारा वेइंग मशीन है, यहाँ कंटेनर है, ठीक है, इसका कुछ वेट पहले से होगा, कुछ भी हो, मान लेते हैं W डैश कुछ भी हो, इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो जब हमको रीडिंग आएगा, तो आजकल जो सिस्टमेटिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, पहले से जीरो पुट कर दो, जो भी डालो उसका वेट आ जाता है। तो वैसा ही हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसको इस कंटेनर में पुट करें तो वेट का जो हमको मिला वो W2 मिला। तो ये W2 वेट क्या आया होगा, तो ये तो W1 माइनस फोर्स ऑफ बायोन्सी जो भी उस पे लगा होगा, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या लगा होगा, तो टोटल वॉल्यूम रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो हमको W1 पता है, W2 पता है, रो सबका पता है, जी का वैल्यू पता है। यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रहे हैं और हमको निकालना ही क्या है, तो रो VB एंड VG दोनों के तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है किसी भी अलॉय में दो चीज मिला के रखे हुए हैं, तीन चीज मिलाए होंगे तो वैसे ही हमको अलग अलग एक और मेथड बढ़ाना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस दिया रहेगा, तो सब में काम ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी एलॉय दिया रहे या कोई भी मटेरियल दे, बोले कि 2 चीज से बना हुआ है, तो इसको निकालना है, तो क्या प्रोसेस होगा? तो हम पहले एक बार उसका वेट मेजर कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन में क्या देगा, हमको उसका वेट दिया होगा, दोनों मटेरियल का डेंसिटी दे रखा होगा, तो वहां से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में बोला होगा कि अगर हम इसको किसी लिक्विड में या किसी बाथ में मेजर करते हैं तो ये रीडिंग आता है, तो ये रीडिंग पता होगा तो हम इससे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 और V2 का वैल्यू फाइंड कर लेना है। यहाँ पे हम ब्रास और गोल्ड रखे हैं, तो ब्रास और गोल्ड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसमें ब्रास या गोल्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है अ ग्लास स्फीयर, लिख देते हैं क्वेश्चन। A glass sphere has a cavity. ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक ग्लास स्फीयर है जिसके अंदर कैविटी है, उसको अगर पानी में रखते हैं तो 20% ऊपर रख के फ्लोट कर रहा है, 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम ऊपर रह रहा है और फ्लोट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या होगा? सोचो। सर कैविटी मतलब के अंदर एयर होगा ना खाली? हाँ, कैविटी मतलब खोखला जो रह जाता है उसको कैविटी बोलते हैं।
हो गया। सर थोड़ा टाइम और। सर 17/25। 17/25 0.68 दे रखा है, आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। कैसे करेंगे? सर कैविटी में तो वैक्यूम होगा तो उसका डेंसिटी 0 हो जाएगा। कैविटी है तो उसका डेंसिटी 0 ले लेंगे। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो है V है। ठीक है, तो जो मास ऑफ ग्लास होगा, क्योंकि कैविटी का मास क्या होगा 0, मास ऑफ ग्लास इनटू G जो होगा यही हमारा फोर्स ऑफ बायोंसी होगा, यानी कि वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर रो V इंटू जी। भी कितना हो जाएगा? तो 20% ऊपर है यानी कि 80% अंदर होगा, तो 80% क्या हो जाएगा? 80% जो होगा सबमर्ज्ड होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 80V/100 जो होगा इतना, तो यहाँ से हम 80V/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो G से G गया। मास ऑफ ग्लास को हम क्या लिख सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इनटू उसका डेंसिटी ऑफ ग्लास, दैट इज इक्वल टू रो इनटू 80 रो, W कर देते हैं रो ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना होगा, तो लेट V हमको वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है, तो स्मॉल v यूज कर लें, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो ग्लास का कितना होगा 3 - V इंटू 2.5 इसकल टू हो जाएगा 8/10 इंटू V। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, सॉल्व हो गया। स्मॉल v का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 2.5 10 कट जाएगा 8/25, 1 - V/V इक्वल टू 8/25 आ जा रहा है, तो 17/25। ठीक है, इस चीज को बोल रखा है 0.6, यानी कि हमको दिख रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 0.68% जो है वैक्यूम है, यानी कि 68% जो है खाली स्थान है, बाकी ग्लास होगा। ठग दिया जो भी बनाया ठीक था। है, जो भी हो, अब किस पर्पस के लिए था वो तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बॉल लेते हैं, कॉस्को वाला जो बॉल होता है वो भी तो बीच में खाली ही होता है। यस सर। ठीक है, तो उसमें तो हमको लगता है कि 80% से ज्यादा खाली रहता होगा। इससे बहुत पतला यस तो सर, बस वो बाहर का हार्ड कवरिंग नहीं रहता रहता ना है। इसलिए, और उसको इतना भारी कर देंगे तो कोई मारेगा तो उड़ेगा ही नहीं। टेबल टेनिस के लिए मेनली कॉस्को का बॉल बनाया जाता है, रैकेट ही टूट जाएगा फिर तो। हाँ, तो टेबल टेनिस के लिए टेनिस बॉल बोलते हैं उसको। यस सर। भले
भले ही हम लोग ये उसको लोग सर बात करने फिर से से विकेट एक्सप्लेन खेलने लग कर जाते दीजिए हैं। ना। जैसे कि इसमें हमने क्या देखा कि एक हमारे पास ग्लास है, ये सॉलिड कुछ बना है किसी भी शेप का हो, तो इसके अंदर में जो है कैविटी है। कैविटी मतलब खाली वैकेंट स्पेस जो है ये चीज। तो ये वाला पोर्शन ग्लास है और बीच में खाली है। तो खाली है तो उसका डेंसिटी 0 होगा, जहां जहां ग्लास होगा उसी का डेंसिटी होगा। तो हम इसका टोटल वॉल्यूम बोल रहे हैं कि V है, और इसका V डैश यानी कि V है, स्मॉल v हम बोल दिए, V डैश बोले या स्मॉल v। तो ये बाकी जो ग्लास का वॉल्यूम होगा V माइनस V डैश, ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो गया, ऑफ ग्लास। ठीक है। अब सर यहाँ यहाँ पे पे मास हमको ऑफ दिख ग्लास रहा की है जगह कि फिर अगर ये मास ऑफ ग्लास लिखना था क्या? पहला वाला इक्वेशन में मास ऑफ गैस बोल रहे ग्लास ही लिखना था सर। पहला वाला हो जो ये ग्लास ही है मास ना, ऑफ ये ग्लास गैस लिखा है। ग्लास ग्लास ग्लास। ठीक है। ग्लास का ना वेट होगा, एयर का तो वेट ही नहीं होगा। सर वैक्यूम में वही तो उसका डाउट वेट चल क्या रहा था मानेंगे तब हम से। लोग। तो ग्लास का वेट जो होगा वही फोर्स ऑफ बायोंसी से बैलेंस्ड होगा। तो हम वेट ऑफ ग्लास इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी वाटर में है तो वाटर का डेंसिटी इनटू जी। बोला है कि 20% जो है ऊपर है तो अंदर कितना होगा 80%। तो 80% नहीं 80 भी हुआ है, टोटल वॉल्यूम का 80%, तो इतना हम लिख लिए। तो यहाँ से हम मास को और क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम डेंसिटी ये इतना है। तो डेंसिटी ऑफ ग्लास हमको दे रखा है 0.5, हम इसको यहाँ पे यूज कर लिए। वाटर का होता है रो ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, तो ये ग्राम सीसी कट जाएगा, 1 इधर इधर 2.5, इसके बाद सॉल्व कर लिए। क्लियर है। जैसे अगर हम बायोंट फोर्स का कंटेनर, अगर एक्सेलरेटिंग कंटेनर होगा तब हम कैसे इसका बायोंट्री फोर्स को यूज करें। तो ये है, कोई खास तो है नहीं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसको हम ऊपर एक्सेलरेशन ए से ले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा ही डुबा देते हैं, जो भी एक केस के लिए होगा वही सारे के लिए होगा। इस केस में फोर्स ऑफ बायोंसी क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से। Rho liquid into volume submerged into G plus A. ठीक है। फोर्स ऑफ बायोंसी में क्या लिखेंगे, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज, टोटल है तो टोटल वॉल्यूम, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आएगा या और कुछ आएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो देखो ध्यान से, नीचे लिख रहा होगा एम जी, ऊपर फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी माइनस एम जी इक्वल टू क्या आएगा एम ए। तो यहाँ से फोर्स ऑफ बायोंसी क्या मिलेगा हमको, एम जी प्लस ए, ठीक है, यानी कि टोटल अंदर है तो इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो रो वी जी इफेक्टिव, तो इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ बायोंसी होगा वो हम कैसे लिखेंगे, तो रो ऑफ लिक्विड जो भी वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा इनटू जी इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव जी लिखेंगे कि जो भी इफेक्टिव उस पे जी लग रहा होगा। जैसे कुछ बस एग्जांपल देख रहे हैं, ऐसा ब्लॉक है पूरा ही डूबा हुआ है, इसके लिए बस लिख दो ये नीचे ए से जा रहा है तो इस पे फोर्स ऑफ बायोंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G minus A.
इससे रो वी जी माइनस ए लगेगा। इसमें क्या लगेगा, मान लेते हैं ऐसे जा रहा है तो सरफेस ऐसा होगा। दो डायरेक्शन में लगेगा बायनेंसी फोर्स। वही तो बताना है। सर ऊपर रो कीजिए ना एक वी बार थोड़ा। और नो सर। हो गया। सर ये क्या लिखा है जी एफिशिएंट इफेक्टिव, एक्टिव। हाँ ठीक है सर, हो गया। लास्ट वाले केस में क्या होगा, देखेंगे तो हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा था, ये ऑब्जेक्ट था, ऐसा रखा हुआ था, मस्ती में डोल रहा था। अगर हम इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा कि ये अपना हाइट, यानी कि नीचे ऊपर तो कोई भी, नीचे ऊपर इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसका जो हाइट होगा, यानी कि ये जो हाइट होगा, ये हाइट यहाँ भी वही होगा। ठीक है, हाइट वही होगा। इधर अगर जा रहा है तो इस पे एक फोर्स लगा होगा इधर एम में। ठीक है, यानी कि अब वो पीछे एम ए से जाना चाह रहा होगा। पीछे अगर एम ए से जाना चाह रहा होगा तो इधर से इस पे एक और फोर्स लगेगा जो लिक्विड लगाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक बायोंसी फोर्स दिख रहा है हमको ग्रेविटी की वजह से और एक ए की वजह से। तो इसमें हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है इसमें, नेट इफेक्टिव, तो जी इधर ए इधर, तो जो इफेक्टिव है यानी कि दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आ रहा होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें हम एफ नेट लिखेंगे, फोर्स ऑफ बायोंसी नेट, तो वही लिखेंगे रो ऑफ लिक्विड v इंटू जी इफेक्टिव, यानी कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, किसी भी एंगल पे दे रखा हो तो वैसे ही इफेक्टिव यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करके लिख लें। इतना बात में बोलो, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन था, कहाँ गया? जैसे रस्सी से बंधा हुआ है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, और इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 3 रो है। ठीक है, टेंशन क्या होगा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग।
सर किसके टर्म में आंसर आ रहा है? जी रो भी यही सब आएगा, इसका वॉल्यूम भी है। 2 रो GV by cos 37 डिग्री प्लस cos 53 डिग्री। 37 और 53 का वैल्यू नहीं पता है। अच्छा हाँ, कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। 10 रो GV by 7। देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इधर मान लेते हैं T1, इधर T, ठीक है। तो एक इधर की तरफ देखें तो T2 cos 37 डिग्री, क्योंकि ये 37 तो ये भी 37 डिग्री होगा। इधर की तरफ T1 sin 53 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमको दिख रहा है, T1 sin तो 6 53 by डिग्री। 5 रो VG और 8 by 5 रो VG। आंसर नहीं पता है, एक मिनट देखते हैं दिया है क्या। क्या है? एक तो है 10/7 रो VG सर, दोनों में इसमें सेम ही लिया है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। T1 sin 53 डिग्री, इधर आ जाएगा T2 cos 37 डिग्री। sin 53 और cos 37 सेम वैल्यू आता है क्या, कि अलग अलग आता है? सर cos 53 डिग्री होगा ना। सेम। ये 30, यस। अच्छा यहाँ पे cos आएगा ना, ठीक है। तो cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। तो 3T1 इक्वल टू 4T2, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, mg यानी कि रो vg प्लस T1 sin 53 डिग्री प्लस T2 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम है तो फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी लग रहा होगा 3 रो vg। इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, T1 T2 आ जाएगा। हो जाएगा। और इस वीक तुम लोग का एडवांस टेस्ट है ना? यस सर। हेलो। तो उसमें तो फ्लूइड आ नहीं रहा है, नो सर, रोटेशन तक ही आएगा। रोटेशन तक की सिलेबस। ठीक है, तो अभी इस वीक में तो कल क्लास है नहीं हम लोग का। ठीक है, तो रोटेशन तक ही है, तो इसका भी मॉड्यूल भी नहीं मिला है। नो सर। ठीक है, देखते हैं संडे तक शायद मिल जाए। आज इतना ही रहने देते हैं। इसका अब नेक्स्ट जो पार्ट है अब वो है डायनेमिक्स। अभी तक जो पढ़ रहे थे एस्थेटिक, यानी कि जो लिक्विड था कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रह रहा था, भले ही कंटेनर मूव करे कुछ भी करे, लेकिन जो लिक्विड था वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था। अब हम लोग शुरू करेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर मूव करेगा तो क्या होगा। जैसे कि पाइप है, पाइप में से पानी जो फ्लो करता है, तो पाइप के रिस्पेक्ट में पानी फ्लो कर रहा होता है, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एंड कर। थैंक यू सर। थैंक यू।